हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी और आज है FCRA का लास्ट टॉपिक। ठीक है, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब। और अब हम जो है FCRA जब खत्म हो जाएगा, ये लास्ट है, तो इसके बाद हम जो है कंपनी लॉ के सेक्शन अलाइड लॉ छोड़कर थोड़ा कंपनी लॉ की तरफ शिफ्ट होंगे। और जो कंपनी लॉ के जो कनेक्टेड चैप्टर नहीं है, जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये वाले चैप्टर्स जो है हम वो करेंगे। जो मिसलेनियस टॉपिक है जिसके अंदर निधि कंपनी और ये सब चीजें आ जाती हैं, क्योंकि ये जो है बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। प्लस इसके अंदर से जब क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो लोगों को जैसे निधि कंपनी है उसके अंदर काफी सारे इश्यूज आते हैं। तो मुझे उसी की रिक्वेस्ट आ रही है कि अभी थोड़ी देर थोड़े टाइम के लिए अलाइड लॉ को साइड करके 4-5 जो है चैप्टर्स वो कंपनी लॉ के बना दो। ठीक है ना? तो एक तो वो करेंगे। उसके बाद अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब। और अब हम करते हैं अपना FCRA स्टार्ट। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने सारा रजिस्ट्रेशन होना है, कैंसिलेशन कैसे होता है, ठीक है, कितने टाइम में जो है आपको दोबारा रीअप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, कितने टाइम तक रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड होता है FCRA का, प्रायर परमिशन के लिए जो शेड्यूल बैंक है वो कितने टाइम में जो है CG को इंटीमेट कर देता है कि हाँ मुझे एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है और उसका क्या क्या पर्पज है। तो ये सब चीजें हमने कर ली है अब तक। ठीक है, सारी, और कौन कौन से पर्सन है जो एलिजिबल है या जिनको प्रोहिबिटेड है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते। तो ये सब चीजें अब तक हमने FCRA में कर लिया है, शुरू के जो है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। राइट, अब आ रहा है ये पार्ट 3, तो इसके अंदर हम सेक्शन 18 और ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो 51 सेक्शन तक है, सेक्शन 51 तक, और सारे के सारे सेक्शंस कवर्ड है, सब कुछ स्टडी मैट के अंदर से, मतलब स्टडी मैट में जितना भी है वो सारा इसमें मिल जाएगा। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 18 में क्या है? इंटीमेशन। ठीक है, तो इंटीमेशन कौन देगा? ठीक है, तो एक पर्सन रजिस्टर्ड जिसके पास FCRA का सर्टिफिकेट है या फिर जिसने प्रायर परमिशन ले रखी है, तो वो इंटीमेट करेगा CG को अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, सोर्स और मैनर और पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो एक बार एक बैंक ने बताया कि हाँ मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, ठीक है, वो इंटीमेट करेगा CG को, और पर्सन भी इंटीमेट करेगा कि हाँ जी मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है ये अमाउंट रिसीव हुआ है इस सोर्स से, मतलब पर्सन कंसर्न जो फॉरेन से किस पार्टी ने दिया है और जो पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन है वो। नाउ person submit a copy of a statement, particulars of FC received, a certificate by bank और ऑथराइज्ड पर्सन कि उन्होंने, वो भी बैंक भी एक सर्टिफिकेट देगा कि इतना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, एंड फर्निश सेम टू द CG अलोंग विद द इंटीमेशन। तो ये जो है बैंक का सर्टिफिकेट, इंटीमेशन जो है अपनी, और जो है पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीव, वो सारे जो अमाउंट, सोर्स और मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है सारा का सारा। नाउ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, डेफिनेटली जब उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करा है तो इंटीमेट करा, अब वो क्या करेंगे? अकाउंट्स मेंटेन करेगा। कौन? जो पर्सन जिसको रिसीव हुआ, जो रजिस्टर्ड या जिसको प्रायर अप्रूवल ली है। तो सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो अगर सपोज करो कोई NGO है, तो वो NGO ये तो नहीं है कि उसको सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, उसको इंडिया से भी तो कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। तो जो इंडियन कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा होगा ना, उसके लिए अलग सेट ऑफ बुक्स होंगी, और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, उसके लिए अलग सेट ऑफ बुक्स होती है। नॉर्मल ऑडिट जो है हम सितंबर तक जो है फाइल करके सारी रिपोर्ट्स भेज देते हैं ROC के अंदर, राइट, या जो है मिनिस्ट्री के अंदर, जिन जिनको जाना होता है, जो भी कंसर्न जहां जहां जाती है। ठीक है, कंपनी के केसेस में, NGOs के केस में, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। लेकिन जो FCRA की जो रिपोर्ट है वो 31 दिसंबर का उसका ड्यू डेट है। तो FCRA का ऑडिट बाद में होता है, तो नॉर्मल ऑडिट पहले हो जाता है कि सारा टोटल मिला करके कितना FCRA और कितना इंडियन फंड मिला है NGO को, वो तो हो जाता है टिल 31 सितंबर की लास्ट डेट होती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की। ठीक है, और जो FCRA का, खाली FCRA की फॉरेन करेंसी कितना मिला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाता है, वो होता है हमारा दिसंबर में, 31 दिसंबर। ये था प्रैक्टिकल नॉलेज, ये पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है ना? अब है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, तो उनको क्या सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ताकि इजी हो जाए, और ये इस लॉ में भी लिखा है कि आपको सेपरेट करना है FCRA के लिए। एक्सक्लूसिवली FC रिसीव्ड और यूटिलाइज्ड, तो FC रिसीव और यूटिलाइज कितना हुआ है, अमाउंट ऑफ FC रिसीव्ड, क्या क्या अमाउंट रिसीव हुआ है, और जो है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन सेम। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट क्या होता है? ऑर्डर टू कंडक्ट ऑडिट। इनके पास ऑर्डर भी आ सकता है, CG ऑर्डर दे देता है कि हाँ आप ऑडिट कंडक्ट करो, तो CG में मेक एन ऑर्डर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट बाय अ पर्सन। तो वो बुक्स तो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट करा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेगा? वो ऑर्डर दे देगा कि ऑडिट करो इनका।
सीजी में ऑथराइज फॉलोइंग पर्सन, तो किस किस को कर सकता है, गेजेटेड ऑफिसर या अदर ऑफिसर ऑथराइज और ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भी जो है ना जो सीजी ऑथराइज कर सकता है इन लोगों को। सीजी में मेक सच ऑर्डर, वो ऑर्डर ये ऐसा क्यों देते हैं, एनी पर्सन हु हैज ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन, तो किसके लिए दिया, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रायर परमिशन मिली और वो बंदा फेल्स टू सबमिट एनी इंटीमेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और उसको इंटीमेशन देना था। अब जब जब वो एफसी रिसीव करेगा वो तब तब इंटीमेशन देगा और वो इंटीमेशन नहीं दे पाया, और ये सीजी कैसे ट्रेस करेगा, क्योंकि बैंक भी इंटीमेशन देता है सीजी को, तो वो कहेगा यार बैंक ने तो इंटीमेट करा लेकिन उस पर्सन ने नहीं करा, तो अब इस यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे जो है ऑडिट के लिए ऑर्डर दे देते हैं। द इंटीमेशन फर्निश्ड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, या जो इंटीमेशन है वही गलत है, एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है। और सीजी हैज अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट इज कॉन्ट्रावेंस्ड, या सीजी को रीजनेबली बिलीव हो गया है कि नहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रावेंशन तो हुआ है, ठीक है। राइट ऑफ अ पर्सन ऑथराइज टू कंडक्ट ऑडिट, तो उस पर्सन का राइट क्या है जो ऑडिट कर रहा है, तो राइट टू एंटर इन प्रीमाइसेस ऑफ कंसर्न, तो जो भी पर्सन को या जिस भी ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे कि सर आप ऑडिट कर कर आओ, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली प्रीमाइसेस में जाएगा, ठीक है ना। रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है, बिफोर सनसेट और आफ्टर सनराइज, ठीक है ना, तो सनसेट से पहले और सनराइज के बाद में जाएगा, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होती है। एंड पर्पस ऑफ ऑडिट जो है वो बुक्स ऑफ जो है अकाउंट्स का है, ठीक है ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो है ना वो पर्पस है। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिट हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड शैल नॉट बी डिस्क्लोज एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, तो जो भी उसको पर्सन को ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली वो ऐसी सब जगह नहीं बता देगा, उसको क्या रखेगा, कॉन्फिडेंशियल। ऐसे ही हमें ऑडिट में भी कहते हैं ना कि ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, तो वही सेम है, उस पर्सन पे भी सेम रूल लगेगा। सेक्शन 22, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब जो एसेट सपोज मुझे 1 लाख यूएसडी आए हैं, उसमें से कुछ तो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस निकाल लिया, हमें अलाउड है कि 50% तक कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वो सीज कर लेते, इंटीमेशन नहीं दे पाते, तब भी जो वो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन है उसका भी 25% तक कर सकते हैं, ये हमने सब कुछ एफसीआरए में पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या था कि उसने कुछ का उसने कोई एसेट खरीद लिया, सपोज कि बाहर से फंड आया है एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए उसने एक ट्रैक्टर परचेज कर लिया, ठीक है ना, कि एग्रीकल्चर हमारी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, तो उसने एग्रीकल्चर कराने के लिए क्या कर लिया, ट्रैक्टर ले लिया है, तो वो क्या हो गया, एसेट, जो कहां से है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से। रजिस्टर्ड पर्सन सीज टू एग्जिस्ट और हैज बिकम डिफंक्ट, अब जो रजिस्टर्ड पर्सन था वो या तो डिफंक्ट हो गया, मतलब वो मिल नहीं रहा है, या अब वो सीज टू एग्जिस्ट, तो ऑल एसेट ऑफ सच पर्सन डिस्पोज एज पर लॉ, तो जो भी एसेट्स जो हैं वो क्या होंगे, डिस्पोज होंगे एज पर एफसीआरए लॉ, जो भी लॉ में लिखा हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ, अगर लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सीजी जो है नोटिफिकेशन कर देगा और उनको बता देगा मैनर कि डिस्पोज कैसे होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एसेट जो है हमने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से लिए थे, ठीक है ना। अब ये हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन करनी है जब उसका ऑडिट हुआ, ये सब चीजें कर ली। अब आया एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन होता है सेक्शन 28 में एडजुडिकेशन बताया है कि कन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल और सिक्योरिटी ऑब्टेन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, तो एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में कुछ भी हमें आर्टिकल, सिक्योरिटी या करेंसी मिला है वो क्या कर लिया जाए, कन्फिस्केट, सीज, सीजी अपने पास रख लेगा, ठीक है, हमें नहीं देगा। नाउ सेक्शन 29 क्या है, एडजुडिकेशन ऑफ कन्फिस्केशन, तो होता क्या है, कन्फिस्केशन जो है हमें 28 में बता दिया, तो अगर जो है विदाउट जो लिमिट है, जो विदाउट लिमिट है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, तो अगर कन्फिस्केशन करना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट है, ठीक है, तो वो करेगा कोर्ट ऑफ सेशन, और सब्जेक्ट टू अ लिमिट है वो करेगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है ना। तो जो लिमिट है, जिसमें लिमिट लगा रखी कि इतने तक की, इतने रुपए तक की, इसमें बोल रखा है 10 लाख तक की, तो अगर जो है 10 लाख से लेस देन है तो वो करेंगे क्या, असिस्टेंट सेशन जज, और अगर उससे ऊपर है, लिमिट से ऊपर है, तो करेगा कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है ना। तो असिस्टेंट सेशन जज इफ अ वैल्यू ऑफ सच आर्टिकल डज नॉट एक्सीड 10 लाख, 10 लाख से ऊपर
अगर एक्सीड नहीं करेगी तो वो असिस्टेंट सेशन जज के पास जाएगा कन्फिस्केशन का ऑर्डर, कन्फिस्केशन का ऑर्डर ये पास कर सकते हैं, ठीक है असिस्टेंट। लेकिन अगर ये जो है वैल्यू ज्यादा हुई तो वो आगे क्या करेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफर कर देंगे और बोलेंगे अब और जो उसका कन्फिस्केशन ऑर्डर है वो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। नाउ कोर्ट ऑफ सेशन क्या है, असिस्टेंट जज। अगर ये दोनों के दोनों, ठीक है, अगर उसको उनको लगता है कि पर्सन गिल्टी है तो वो क्या करेंगे, डिस्पोज बाय कन्फिस्केशन। तो वो जो है कन्फिस्केट कर लेंगे और वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देंगे बाद में। और अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसको उसका सामान वापस कर देंगे। तो डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी, पर्सन क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड ऑफ पोजेशन, जो पोजेशन मांग रहा है उसको जो है वो डिलीवर कर देंगे, ठीक है ना। और सेक्शन 30 में लिखा है कि हम देंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कन्फिस्केशन करने से पहले। डन। उसके बाद है सेक्शन 31। सेक्शन 31 में होता है अपील। अपील मतलब एक बार ऑर्डर पास हो गया, या तो कोर्ट ऑफ सेशन ने करा, ठीक है, या असिस्टेंट सेशन जज ने करा, किसी ने भी एक बार ऑर्डर कन्फिस्केशन का पास कर दिया, उसके बाद हम फर्दर जा रहे हैं तो वो फर्दर जो जाते हैं वो हायर कोर्ट में वो क्या लेकर जाते हैं, अपील। कि जो एक बार जो है ऑर्डर पास हो चुका है उसके अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो उसको अपील कहते हैं। अपील में जा रहे वेयर ऑर्डर इज पास बाय, अगर ऑर्डर पास करा गया है कोर्ट ऑफ सेशन के, कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर पास करा है मतलब विदाउट लिमिट वाला, तो जाएगा हाई कोर्ट। और असिस्टेंट सेशन जज ने करा है जो लेस देन और नॉट एक्सीडिंग 10 लाख लिखा हुआ है इसमें, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, तो जाएगा सेशन जज के पास, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी हायरार्की। और अपील कितने टाइम में करना है, 1 मंथ, प्लस एक्सटेंशन जो है वो भी 1 मंथ। नाउ any organization refer to in section 31F, 31F में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखा हुआ है। ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 5, उसको ऑर्डर अंडर सेक्शन 5 में, ऑर्डर बाय अ सीजी रिफ्यूजिंग टू गिव परमिशन अंडर दिस एक्ट और बाय ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 और 14 सबसेक्शन 1, प्रेफर ऑर्डर जो है हाई कोर्ट विद लोकल जुरिडिक्शन। लोकल जुरिडिक्शन मतलब जो लोकल जुरिडिक्शन होगी, जैसे दिल्ली का अगर एनजीओ बेस्ड होगा तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा। अगर यूपी का जो है क्या नाम है जो है एनजीओ होगा तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके जहां की भी लोकल जुरिडिक्शन है, जिस स्टेट की भी हाई कोर्ट एक होती है, ठीक है, हर स्टेट में, और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक है, ठीक है ना। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन सेक्शन 1F जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर उनको परमिशन जो है ऑर्डर जो है सीजी जो उनको रिफ्यूज कर रहा है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं सकते, ठीक है ना, या फिर आपने कुछ कॉन्ट्रोवेंस करा है, तो वो डायरेक्टली जो है ना ऑर्डर जो है वो कहाँ चला जाएगा, जब सीजी ने मना करा हाई कोर्ट में चले जाएंगे विद लोकल विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी सीधा कहाँ चली जाएंगी, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, 60 डेज में। सेक्शन 32 रिवीजन ऑफ ऑर्डर बाय सीजी। ऑर्डर जो है सीजी रिवाइज कर सकता है, मतलब सीजी ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं ये चीज तो गलत हुई है, उसके बाद ना उसको रियलाइज होता है इन इट्स ओन मोशन, या तो खुद ही नो इन इट्स ओन मोशन, उसको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन होता है नहीं ये ऑर्डर मैंने गलत पास करा है, या तो वो तब रिवाइज करेगा, या फिर ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन बाय द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, या फिर कोई पर्सन जो है रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो अगर वो एप्लीकेशन देगा तो तब, ठीक है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, ठीक है, ऑर्डर कम्युनिकेटेड और ऑर्डर कम टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो या तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कब देनी है, विद इन 1 ईयर, ठीक है। ऑर्डर कम्युनिकेटेड, ऑर्डर कम्युनिकेटेड मतलब आज मैंने ऑर्डर पास करा सीजी ने, पर उसको जो कम्युनिकेट हुआ है मतलब उसको जो जिस पर्सन के खिलाफ ऑर्डर दिया उसको 1 हफ्ते बाद मिला, तो वो जो 1 हफ्ते बाद की जो डेट होगी ना उसको लिया जाएगा ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन, जिस दिन उस बंदे को पता लगा, ठीक है, या ऑर्डर केम टू नो अबाउट इट, या उसको पता लगा या उसको कम्युनिकेट करा गया, तो जिस दिन भी उसको पता लगा उसके विद इन 1 ईयर वो एप्लीकेशन दे सकता है। इन इट्स ओन मोशन, जब उसको लगे कि नहीं मैंने गलत करा, यू नो, तो वो क्या करेगा, रिवीजन कर देगा, लेकिन कोई भी रिवीजन नहीं होगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद वो भी कोई रिवीजन नहीं करेगा, क्योंकि 1 साल के बाद अगर इस पर्सन को भी अपील करना होता तो ये कर चुका होता। तो ये लॉजिक ये है कि अगर जिस पर्सन के खिलाफ गलत ऑर्डर पास हो गया अगर वही कुछ नहीं कह रहा है तो फिर मैं क्यों करूं। तो ये वही है कि विद इन 1 ईयर जो है क्या हुआ कि वो जो है क्या नाम है अपील कर देगा, और या फिर जो ओन मोशन में है तो नॉट लेटर देन 1 ईयर,
ठीक है ना। ऑफेंस एंड पेनल्टी, तो ये सिर्फ ये रटने वाला है कि ऑफेंस एंड पेनल्टी क्या है, और इसका लॉजिक ये है कि एग्जाम्स के पहले ऐसे ही मतलब एग्जाम से ये नहीं है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप पेनल्टी अगर रटने बैठ गए तो आपको कुछ नहीं आएगा एग्जाम में यार। तो आपको एग्जाम से पहले, लाइक अभी जो अगस्त में एग्जाम है, तो उसमें क्या है, अभी आपको 3-4 बार इसको अच्छी तरह रीड करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे ना बहुत आराम से समझ में आएंगे और याद आ जाएंगी, अगर आप अच्छी तरह रीड करोगे तो क्या है, एनी पर्सन नोइंगली गिव इंटीमेशन, अगर उसको जान पूछ के उसने इंटीमेट करा या प्रायर परमिशन ले ली बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, उसने गलत इंटीमेशन दिया मतलब फ्रॉड, उसकी इंटेंशन क्या थी, वो मेलाफाइड थी, तो उसको कन्विक्टेड होगा वो 6 महीने के अंदर 6 मंथ्स, फाइन स्पेसिफाई नहीं कर रखा, या दोनों चीजें भी लग सकती है, तो उसको इतनी पेनल्टी लगेगी। नाउ प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 10 पे डिलीवर और ट्रांसफर, अंडर सेक्शन 10 में क्या है कि जो है उसको फॉरेन करेंसी रिसीव करने से जो है प्रोहिबिट, मतलब उसने इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट अगर कोई फॉरेन करेंसी रिसीव करिए तो वो सेक्शन 10 में आती है प्रोहिबिशन। तो इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, एक्सटेंडेड अप टू 3 साल, 3 साल की जेल, 3 साल की आर्टिकलशिप, 3 साल ऐसे याद हो जाएगा, फाइन और बोथ प्लस एडिशनल फाइन इक्वलेंट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ आर्टिकल, सिक्योरिटी और करेंसी। ठीक है, तो अगर जो वो जो है क्या नाम है, उसने इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट लिया है, तो इक्वलेंट जो है मार्केट वैल्यू, अगर उसने कुछ आर्टिकल जो है वो कर रहा है तो कन्फिस्केट भी होगा, जो एडिशनल फाइन लगेगा, नॉर्मल फाइन 3 साल की जेल या दोनों चीजें, या फिर और प्लस एडिशनल फाइन भी लग सकता है, जितने की इक्वलेंट अमाउंट जो उसने आर्टिकल और सिक्योरिटी और करेंसी जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से लिया है। ठीक है, assisting accepting any person political party or organization in accepting foreign contribution। ठीक है, बताया है असिस्टिंग, अगर आपने असिस्ट करा है और वो भी गलत करा है, ठीक है ना, मतलब आपने गलत ही बताया कि इस गलत तरीके से ना तुम ले लो, ठीक है, तो शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, फ्रॉड हुआ है 5 years और फाइन और बोथ। ठीक है, एनी पर्सन who does or omit to do any act which the omission would render liable to confiscate under this act। confiscation होगा, और कुछ omission करा है मतलब कुछ चीजें दिखाई, मतलब रिसीव हुआ लेकिन सोर्स या तो छुपा दिया या कोई भी चीज omit कर दी, तो उसको क्या होगा, फाइन नॉट एक्सीडिंग 5 times वैल्यू ऑफ अ आर्टिकल, 5 times, और ₹1000 विच एवर इज मोर। दिस फाइन इज एडिशन टू द फाइन इम्पोज अंडर दिस एक्ट, जो नॉर्मल फाइन लगेगा ना उसके एडिशन में जो एडिशनल फाइन है, अगर कन्फिस्केशन वाला आता है और कन्फिस्केशन कुछ ओमिशन करी है, ओमिट करा है, तो 5 times द आर्टिकल्स और ₹1000 और विच एवर इज मोर। नाउ fail to comply with provision of a act where no separate penalty is provided in it, कोई सेपरेट पेनल्टी प्रोवाइड नहीं करी गई है, और जो है इस एक्ट का प्रोविजन जो है उसमें है, तो टर्म जो है 1 साल और फाइन और बोथ, तो 1 साल फाइन और बोथ दोनों चीजें। नाउ सेक्शन 35 और सेक्शन 37 ऑफेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो शेल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 years, पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम अ डेट ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, 5 साल तक वो बंदा कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता। 35 और 37 में अगर कोई कर रहा है तो वो आगे आने वाले 5 साल तक, जब से कन्विक्शन हुआ है सब्सिक्वेंट, तो वो 5 years तक कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता। नाउ ऑफेंस बाय कंपनी, अगर अब तो ये हम पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी और ये सब चीजों को ऑफेंस बता रहे थे, अगर किसी कंपनी ने कुछ गलत करा है तो कंपनी कमिटिंग ऑफेंस, एवरी पर्सन इन चार्ज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो जो भी पर्सन जो है कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, जो भी मतलब डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और कोई भी जो है ऑफिसर जितने भी हैं, वो अगर रिस्पॉन्सिबल है किसी भी गलत का ऑफेंस के लिए, तो पर्सन जो, तो वो क्या होंगे, कन्विक्टेड होंगे, उनको गिल्टी माना जाएगा। नाउ पर्सन नॉट लायबल, अगर पर्सन लायबल नहीं होगा अगर वो ये चीज प्रूव कर दे कि या उसको तो पता ही नहीं था, विदाउट हिज नॉलेज और ही हैज एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, और मैंने तो जो है अपने पूरा जो है ना दिमाग लगा लिया था, ड्यू डिलिजेंस वर्ड ऑडिट में भी होता है,
ड्यू डिलिजेंस पूरी लगा ली थी कि ये फ्रॉड हो ही ना, कि कमीशन की पता करने के लिए कि क्या फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, मतलब पूरा ड्यू डिलिजेंस अप्लाई कर लिया था कि फ्रॉड ना हो। Offense committed with consent or conviction or in attributable to any neglect or to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer। तो यही है कि जो भी इनकी कंसेंट से या इनको इन्वॉल्व करके अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है या इनकी नेग्लिजेंस की वजह से भी हुआ है, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट करा है, तो ये जो है क्या होंगे, गिल्टी होंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है, नोटिस ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब कोई कोर्ट जो है उस पर नॉलेज नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस की, ठीक है। कोई कोर्ट खुद नहीं करेगा, कोर्ट जाके जो है क्या नाम है, ऑर्डर नहीं दे सकता। इसके अंदर से ये चीज है कि कोर्ट खुद ऑर्डर नहीं दे सकता कि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है, नहीं, ये काम कोर्ट का नहीं है। तो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस क्या है, नॉलेज ऑफ एन ऑफेंस। अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट प्रीवियस सेंशन बाई, उसको सेंशन कौन करेगा, सीजी, जो है सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सीजी। अगर सीजी या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सीजी ने सेंशन नहीं करा कि हाँ कोई ऑफेंस हुआ है, तो कोई कोर्ट जो है ना वो उसका नोटिस नहीं लेगा, मतलब उसकी नॉलेज नहीं लेगा ऑफेंस की, ठीक है। तो कोर्ट कहीं नहीं आएगा, पहले सीजी आएंगे, सीजी बताएंगे जी आपने ऑफेंस करा है। जब वो ऑफेंस हो जाएगा, मतलब वो चीज वो सीजी जो है ऑर्डर दे देगा कि मुझे लगता है ऑफेंस है, तो जो है असिस्टेंट सेशन जज या सेशन कोर्ट जो है वो नोटिस भेजेंगे कि ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ये सीजी ने हमें बताया गया है, आपकी उससे पता लगा है क्योंकि आपने कोई फॉल्स इंटीमेशन दी है या कुछ भी, कोई चीज ओमिट करी है, कुछ भी ऑफेंस हुआ है या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है, ये सीजी बता रहे हैं। तो जब फिर वो बंदा दोबारा नोटिस देगा कि जो है, और फिर वो पूरा केस चलेगा। तो प्रोसेस ये है, तो कोई भी कोर्ट डायरेक्टली खुद नहीं जाएगा जब तक सीजी उसको नहीं कहेगा। कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस क्या होता है, कंपाउंडेड टू ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सीजी। कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस फेमा के अंदर भी है, वहां पे भी कंपाउंडिंग हुई थी। कंपाउंडिंग कब होती है, कंपाउंडिंग तब होती है जब एक तो एक जो है पनिशमेंट ये होती है कि आपको इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए, तो उसमें बता देते हैं 6 महीने 3 साल, ये फाइन नहीं होता। कंपाउंडिंग हमेशा तब होती है जब इम्प्रिजनमेंट तो हो, कोई बात नहीं, हो या ना हो, लेकिन फाइन हो। कंपाउंड मतलब बढ़ाना, जैसे कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे ही फाइन होता है। तो अगर फाइन पे करने में हमने डिफॉल्ट करा या कुछ और चीज करी की, तो फिर क्या होगा, ऑफिसर क्या कहते हैं, अब एक काम करो, आपने इतना फाइन नहीं दिया ना, या आपने कुछ पे कर दिया, कुछ अनपेड हो गया, ऐसे करके हुआ, तो वो कहता है कि अब कंपाउंडिंग होगी, अब जो है ना बढ़ चढ़ के और फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। तो कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस कब नहीं होगा, ये भी सेम चीज फेमा में सेम है। सम इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन इज नॉट क्वांटिफिएबल, कि हमें पैसे ही नहीं पता कि कितना जो है उस पर फाइन इम्पोज करना है। अपील इज फाइल, या फिर वो बंदा जो है सेशन कोर्ट ने उसको क्या नाम है ऑर्डर दिया कि आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्टिकेट होगी प्लस आपको इतना फाइन देना है, वो फाइन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या, और उसने क्या कर दिया, अपील कर दिया हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो है उसने अपील कर दी है, तो या तो उसकी अपील चल रही हो कि उसने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी हो, या अमाउंट हमें यही नहीं पता है कि फाइन लेना कितना है, ये सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन रिपीटेड विद इन 3 years। और अभी हुई थी कॉन्ट्रावेंशन और उसके विद इन 3 years के अंदर उसने सेम कॉन्ट्रावेंशन कर दी, तो उसको कंपाउंडिंग नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस हुआ है, मतलब एक बार ऑफेंस ये कर चुका है इस वाले के रिलेशन में, ठीक है ना, ये वाला जो यही बता रही हूँ, लेकिन और उसको 3 years लैप्स हो गए हैं, 3 साल खत्म हो गए हैं, ठीक है ना, तो ऑफेंस कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये इसी का है कि जो है उसको एज अ फर्स्ट ऑफेंस माना जाएगा जब 3 साल जो है लैप्स हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। जो भी ऑफिसर और अथॉरिटी शैल एक्साइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन और कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो रिपोर्ट टू सीजी विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंडिंग। तो अगर जब भी कोई ऑफेंस हो जाएगा तो वो क्या होगा कि वो डायरेक्शन, इन सबको कंट्रोल, जो कंपाउंडिंग है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, सारा कंट्रोल सीजी के हाथ में। तो सीजी बताएगा अच्छा हाँ कोई बात नहीं, अब लगा दो कंपाउंडिंग, चलो छोड़ दो मत लगाओ, तो ये सारी डायरेक्शंस क्या है, सीजी देगा। प्लस अगर मैं ऑफिसर हूँ, मैंने कंपाउंडिंग करा है, तो मैं सीजी को इंटीमेट करूंगी रिटर्न में, सर चीजें रिकॉर्डेड होंगी और मैं उनको बताऊंगी कि इतना मैंने कंपाउंड कर दिया है, इनका जो ऑफेंस है, ठीक है ना, पेनल्टी।
अब ये है मिसलेनियस, इसमें सेक्शन 42 एंड 43। तो पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर दैट। तो पावर टू कॉल फॉर क्या है, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। तो ये पावर किसको दी गई है, ठीक है। तो एनी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सीजी, सीजी कर रहा है, सीजी एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा और सीजी को डाउट है कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उनके अकाउंट्स जो है वो जो है वो करा लेगा, इंस्पेक्ट करा लेगा कि आप इंस्पेक्शन, ये ऑडिट वाला जो सेम था वही है कि आप इंस्पेक्ट करवाओ, ठीक है। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन कॉल करेंगे, रिक्वायर अ पर्सन टू प्रोड्यूस और डिलीवर डॉक्यूमेंट्स, कि अपने डॉक्यूमेंट्स देकर जाओ, और एग्जामिन पर्सन विद फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस, और उनके अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस बताओ, ठीक है। अब सेक्शन 50, पावर टू एग्जेम्प्ट इन सर्टन केसेस। अब सीजी जो है, अब जब सब कुछ सीजी ही कर रहा है तो सीजी एग्जेम्पशन भी तो दे सकता है कि आप ना ये सर्टन एंटिटीज है जिन पे ये एक्ट के जो है रूल्स लगेंगे नहीं, या फिर सर्टेन एंटिटीज है जिनको लिवरेज है कि आप ये रूल्स आप जो है क्या नाम है मत लगाओ, ठीक है ना। तो इफ सीजी इज ऑफ ओपिनियन टू एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, तो सीजी के ओपिनियन में कि जनरल पब्लिक जो है कि क्या नाम है इंटरेस्ट में है ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर उसका सीजी का ओपिनियन ये है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी भी पर्सन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन नॉट बीइंग पॉलिटिकल पार्टी और इंडिविजुअल नॉट बीइंग कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन को कभी भी एग्जाम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी किसी भी पर्सन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को एग्जाम कर सकता है। नाउ सेक्शन 51, सेक्शन 51 क्या कहता है, एक्ट नॉट टू अप्लाई ऑन सर्टेन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। तो ये जो एक्ट है वो सर्टेन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन पे नहीं लगती है, अब नॉट एप्लीकेबल है। तो ये चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट और दूसरे देशों की गवर्नमेंट पे ये वाला एक्ट नहीं लगता है, ठीक है। FCRA, और ये हो गया हमारा FCRA पूरा खत्म, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम कंपनी एक्ट पे जो है जंप मारेंगे, ठीक है। और अगर मैंने आपको आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन चैप्टर करा दिया और IBC करा दिया, तो पूरा का पूरा 30 मार्क्स की लॉ कवर हो जाएगी, ठीक है। तो और बाकी जो 70 मार्क्स है वो कंपनीज एक्ट के अंदर है, उसके अंदर जो 30 मार्क्स है वो डायरेक्टर्स है, और बाकी के जो 40 मार्क्स है उसमें ये जो मिसलेनियस प्रोविजन जो मैं अब कराऊंगी, जो बाइंडिंग अप होगा और बाकी सारी चीजें होंगी, तो वो सारी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट।